गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 जल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जब हम जल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन से ऐसे चित्र बन रहे होते हैं। तो जब हम जल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, नदियों के बारे में आता है, नदियों जलप्रपात के बारे में आता है, वर्षा की जो रिमझिम बारिश हो रही होती है उनके बारे में दिमाग में आ रहा होगा, और नल के जल के बारे में भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चित्र बन रहा होगा। ठीक है, तो वही है जल की हम जब बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जल क्या होता है, धरती पे आता है, गड्ढे में पानी जमा होता है, फिर कल होके देखते हैं आप वो जल कहीं ना कहीं चला जाता है। तो आप बताओ कि वो जल कहाँ जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो जल है वो क्या चल जा रहा है, कुछ धरती में चला जा रहा है, अंदर ग्राउंड वाटर अंदर चला जा रहा है, वो बन जा रहा है, और कुछ हमारा क्या कर रहा है, वाष्प बन के ऊपर उड़ जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, वाष्प होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, सूर्य जब निकलता है तो उसके ताप के कारण सूर्य का जो जल है वो हमारा वाष्प होकर ऊपर जाता है, वाष्प होकर ऊपर जब जाता है तो वो क्या बनता है, बादल बनता है, और बादल जब ठंडा होता है तो वर्षा होती है, और ये फिर धरती पर गिरता है, फिर वाष्प बनकर फिर ऊपर जाएगा। तो ये प्रक्रम आपका चलता रहता है हमेशा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। हम जल चक्र की एक परिभाषा यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपना स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि जल चक्र किसे कहते हैं, तो आप इस डिफिनीशन को लिख सकते हो कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जल चक्र की जब हम बात करते हैं तो जल चक्र में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जल चक्र में यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस से होकर यहाँ पे हमारा जो जल है वो गुजरता है। पहले हमारा जो जल क्या करेगा, धरती पे है, नदियों में है, तो नदियों में से ये क्या होता है, वाष्प के क्या कारण, ये वाष्पीकरण के कारण ये क्या होता है, ऊपर जाता है। आप यहाँ देखो ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद ये क्या बनता है, यहाँ पे बादल बन जा रहा है। यहाँ पर बादल क्या होता है, जब ठंडा होता है तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। वाष्पीकरण इसे कब बोलते हैं, जब सूर्य के ताप के कारण गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। और संघनन किसे कहते हैं, जब हमारा बादल बनने के बाद वो ठंडा होता है, और तो उसे हम संघनन कहते हैं। और संघनन के पश्चात ये क्या होता है, वर्षण का रूप, बादल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये पानी के रूप में बरसने लगती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हम वर्षण बोलते हैं। तो आपको ये 3 प्रक्रिया आपको याद रखना है कि जो वाटर साइकिल में कितने चक्र प्रक्रिया होते हैं, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन यहाँ पे है, संघनन, कंडेंसेशन, और वर्षण यहाँ पे है, जो आपका यहाँ पे रेन हो जाता है, वर्षा हो जाता है, रेनफॉल। ठीक है, तो ये 3 आपकी प्रक्रिया है इसमें जल चक्र में। तो आप इसको याद रखेंगे, जल चक्र किसे कहते हैं, मैंने यहाँ डिफिनेशन बता दिया आपको। अब जल की जब हम बात करते हैं तो जल 2 टाइप के होते हैं। एक आपका कहलाता है लवण जल, अलवणीय जल, और एक होता है लवणीय जल। ठीक है, लवणीय जल, यहाँ पे लवणीय जल है। ठीक है, तो अलवणीय जल किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा पहले कि लवणीय जल किसे कहते हैं, यहाँ पे ये है लवणीय जल। ठीक है, तो लवणीय जल कौन सा होता है, अलवणीय जल। जब हम बात करेंगे अलवणीय जल कौन सा होता है, तो अलवण जल की हम बात करते हैं ना, जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती, मतलब अलवण मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है। लवण हमारा क्या होता है, नमक, जिसमें नमक की मात्रा होती है उसे लवणीय जल बोलेंगे, और जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती है उसे अलवणीय जल कहते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें जो पूछा गया है अलवणीय जल है, तो अलवणीय जल में कौन सा आ जाएगा, जैसे आप देखेंगे अलवणीय जल का स्रोत कौन सा, नदी है, ताल है, हिमनद हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, जैसे कुआं हो जाएगा, झील होगा, ये सब किसके अलवणीय जल के हैं। लवणीय जल आपसे अगर पूछा जाएगा तो लवणीय जल कौन होता है, महासागर और समुद्रों का जो जल होता है वो लवणीय जल होता है,
लवणीय होता है, जिसमें नमक की मात्रा होती है। आप महासागर के में जब जाएंगे तो महासागर में आप देखते हैं कि वहाँ पे सब महासागर का पानी कैसा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है, और उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। तो यही हमारा होता है लवणीय जल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जल के कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप है, कौन सा है, लवणीय, ठीक है, और अलवणीय। अलवणीय, ठीक है। लवणीय जल में जिसमें नमक की मात्रा होती है, नमक की मात्रा पाई जाती है उसे लवणीय, और जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अलवणीय। इसके लवणीय का समुद्र हो गया, अलवणीय में नदी, झील, तालाब ये सब आते हैं जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, समुद्र की बात करते हैं, महासागर की। तो महासागर में आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सा महासागर है, ये हमारा ये वाला प्रशांत महासागर है। इसके यहाँ पर जब देखेंगे हैं तो ये वाला जो हमारा है महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक सागर है। इधर देखते हैं तो हिंद महासागर है, ये वाला हमारा, ठीक है। इधर प्रशांत महासागर है, और ये दक्षिणी महासागर है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये जितने भी महासागर हैं आपको इसको याद रखना है, और इसको एक बार मैप इसको आपको बनाना भी है, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप। आगे देखते हैं हम जल के वितरण की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा लवणता किसे कहते हैं, तो लवणता आप यहाँ देख रहे हैं, लवणता क्या होता है, लवणता 1000 ग्राम में 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता क्या होता है, 1000 जल में, मतलब 1000 ग्राम जल में, सॉरी, अगर ये मान लेते हैं कि 1000 हमारा जो, मतलब 1 लीटर जल की बात करते हैं, तो चलो ऐसे बात करते हैं कि 1 लीटर जल है हमारा, और उस लीटर में अगर जितनी भी नमक की मात्रा होती है उसी को हम लवणता बोलते हैं। अगर महासागरों की हम बात करते हैं, लवणता कितनी होती है महासागरों की, 35 प्रति 1000 ग्राम, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, मतलब 35 ग्राम जो होगा वो क्या पाया जाएगा, 1 लीटर जल में 35 ग्राम क्या होगा, हमारा नमक की जो मात्रा होगी उसी को हम बोलते हैं लवणता, ठीक है। 1000 ग्राम में जो नमक की मात्रा होती है उसे लवणता बोलते हैं। अगर महासागरों का अगर पूछा जाए औसत लवणता कितना है, तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। अगर हम वही बात करते हैं कि किस महासागर में सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, तो इजराइल में के मृत सागर में, जो मृत सागर है, डेड सी जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि 240 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, नमक की मात्रा होती है। और इसमें तैराक इसमें प्लवन कर सकते हैं, मतलब तैराक जो होते हैं उसमें वो डूबते नहीं हैं उसमें। और इसमें नमक की मात्रा अगर अधिक होती है, और ये डूबता क्यों नहीं है, अगर कोई भी तैराक अगर डेड सी में जाएगा तो वो क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि वो जो नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो वो सघन हो जाएगा, मतलब अंदर जाए, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो डूबेगा क्यों, ऊपर ही ऊपर तैरेगा वो, ठीक है। और जब नमक की मात्रा ज़्यादा होगी डेड सी में, तो डेड सी उसका नाम इसलिए पड़ा कि उसमें कोई भी जीव जंतु उसमें नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए उसका नाम है डेड सी, ठीक है। तो इजराइल में है, कहाँ पे है, डेड सी, इजराइल का डेड सी, याद रखेंगे। जल की वितरण की बात करते हैं, तो पृथ्वी पर अगर हम बात करते हैं जल का जो वितरण है वो कितना है, 3/4 भाग है, ये सभी को पता है। 3/4 मतलब 3 भाग हमारा जल है और 1 भाग ही पृथ्वी है हमारी, ठीक है। 3 भाग जल है और 1 भाग पृथ्वी है। तो आप समझ सकते हो कि जल बहुत ज़्यादा है हमारे पृथ्वी पे, लेकिन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी देखेंगे पीने लायक जो जल है ना वो काफ़ी कम है। जब हम यहाँ पर देखते हैं जल का वितरण देखते हैं, तो जल का वितरण देखो महासागर में कितना % जल है, 97.3%। बर्फ़ क्षेत्र में देखते हैं, जो बर्फ़ का जो बर्फ़ क्षेत्रक है, मतलब जिसे हम ग्लेशियर कह सकते हैं या आइस, इसको क्या बोलते हैं क्षेत्र को, मतलब आइस समझ लो, ग्लेशियर ही हमारा, तो उसमें कितना 2% है। भूमिगत जल की बात करते हैं तो इसमें 68% जल है। और झीलों की बात करते हैं, झील में अलवणीय जल 0.09% है, 0.068 नहीं, भूमिगत जल हमारा 0.68% है, ठीक है।
और उसके बाद हम बात करते हैं झीलों का अलवणीय जल, मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, वो 0.009% है। और जिसमें जिस झील में नमकीन है जो झील, वो भी हमारा कितना है 0.09%। वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में 0.0019% है। नदियों में जो जल है वो हमारा 0.001% है। तो समझ जाओ इसमें मतलब आपका जो 97% तो आपका खारा ही जल है, ठीक है। बचा इधर कितना 2.7%। 2.7% में भी आपके जो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हैं झील है जो कि खारा है, तो 2.7 में से भी बना समझ लो 2%। 2% में भी कुछ वायुमंडल में जल है, तो कुछ यहाँ पर आप देखते हैं ग्लेशियर में है, ठीक है। केवल 1% जो है वो पीने लायक जल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी हमारा जो पीने वाला वो पानी है बहुत ही कम है, और इसलिए हम बोलते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। हमें अगर पीने क्या करना, पानी बचाना हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो पीने वाला पानी है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, इसलिए बोलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही आपकी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसे नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं हम महासागरीय परिसंचरण। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस की हम बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? जल संरक्षण के लिए, क्योंकि हमारे जो जल है, पीने वाला जल है, वो ख़त्म होते जा रहा है। तो इसलिए जल संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण, ठीक है। जब महासागरीय परिसंचरण की बात करते हैं तो इसमें हमें देखते हैं कि महासागर की गतियों को, जो महासागर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गतियां होती रहती हैं, ठीक है। कभी आपने देखा होगा महासागर का पानी आगे तट से आके लग रहा है, तो कभी पीछे जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी गतियां होती हैं महासागरों में। तो उन गतियों को हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें कौन कौन सा है, तरंगे पढ़ेंगे, ज्वार भाटा पढ़ेंगे और धाराएँ पढ़ेंगे। आते हैं यहाँ पर देखते हैं पहले हम तरंगे, वेव जिसे बोलते हैं, तरंगे किसे कहते हैं। तो तरंगे की हम जब बात करते हैं तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब आप गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। आप जब देखे होंगे कि जो गेंद है अगर समुद्र में गिर जाती है तो वो फिर से जो समुद्र में जाएगी, फिर से वो बाहर आ जाती है गेंद। तो वो कैसे आती है, वो तरंग के कारण आती है। कैसे देखो यहाँ पर तरंग किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो तरंग जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, उसी को तरंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है कि यह तरंगें देखो कैसे उठ रही है, और ये आकर आपके तट से लगती है फिर चली जाती है, आती है तट से लगती है फिर चली जाती है। और ये किस कारण से होती है कि जितनी तेज़ अगर पवन होगी उतनी ही तेज़ ये तरंगें आती हैं। तो ये पवन के कारण आती है। जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। तो इसको याद रखना है आपको कि तरंगें तभी उत्पन्न होती है जब समुद्र में तेज हवा पवन चलती है, ठीक है। अब देखते हैं हम सुनामी को देखेंगे। पहले तूफान में तेज वायु चलने वाली विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसी कारण से अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर ऊंचाई तक वाली ज्वारीय तरंगें उठती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। अब समुद्र में सुनामी की हम बात करते हैं, तो सुनामी की जब बात करेंगे तो समुद्र में सुनामी कब आता है, तो सुनामी के आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण है यहाँ पर आप देखोगे, भूकंप, ज्वालामुखी या क्या होगा भूस्खलन, ये सभी कारण हैं। इनसे अगर समुद्र में हलचल पैदा होती है तो इससे हमारे समुद्र में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की ज्वारी तरंगें उठती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी की हम जब बात करते हैं तो सुनामी आपको यहाँ पर डिफिनेशन लिख देंगे आप। सुनामी की जब बात करते हैं तो सुनामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है। कैसा वर्ड है यहाँ पर, सुनामी एक जापानीज वर्ड है और जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। क्योंकि ये सुनामी पोताश्रय तरंगे मतलब ये क्या करती है ना कि जो
पोताश्रय मतलब जैसे पोताश्रय उसे बोलते हैं बंदरगाह, जो कि समुद्र के किनारे आपके सी पोर्ट होता है, पोर्ट होता है, उस पोर्ट पर जहाँ पे जहाज़ लगते हैं, ठीक है, तो उसे पोर्ट कहा जाता है। और उस पोर्ट को ये तबाह कर देती है, इसलिए इसे हम सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर ये पोताश्रय तो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, जितने भी हैं। अब हम बात करते हैं, आपको ये सुनामी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम, अब तक सबसे बड़ा विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था, जो कि 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। और 2004 में भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था। तो आपको 2004 का जो सुनामी जो आया था उसको याद रखना है। इसमें अंडमान निकोबार का जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था, इसको याद रखना है। सुनामी के कारण जो पृथ्वी पर तांडव हुआ था उसके बारे में आप इसमें एक यहाँ पर देखते हैं। चलो इसको देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे भूकंप के परिणाम थे, मतलब समुद्र में भूकंप आया था जिस कारण से ये सुनामी आई थी, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता अगर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र के तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई थी, इसी कारण से यह भूकंप आया। महासागरीय तल अत्यधिक लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था। नीचे की दिशा झुक गया, नीचे की जगह ये जो नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों पर जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने के पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए। भारतीय सीमा की दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, ये जो मैंने बताया था 2004 में, ठीक है, में स्थित पूरी तरह से डूब गया इंदिरा पॉइंट। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। समुद्री तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बताओ, इसमें 10,000 से अधिक अधिक लोग उसमें मर गए और 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार सभी यहाँ पर प्रभावित हुए, ठीक है। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं था, फिर भी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। तो 3 घंटे पहले आपको सुनामी का संकेत मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यह भूकंपीय क्रिया यहाँ पर भूकंपीय प्रक्रिया बहुत ही कम होती है। तो हिंद महासागर में सुनामी बहुत कम आती है, जबकि प्रशांत महासागर में ज़्यादा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे है देखो जो यहाँ पे तमिलनाडु के तट पे सुनामी का जो विनाश हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोटो में कैसे हुआ था। आगे देखते हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई सौ वर्षों में सर्वाधिक विनाशकारी तूफान सुनामी थी। हिंद महासागर के निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं
हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने के प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेज़ी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उससे अचंभे में को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा ही हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब तटीय वहाँ पे पानी कम हो गया और काफ़ी तेज़ वहाँ पे तरंगे उठने लगी, तो लोग उसे देखने के लिए क्या हुए वहाँ पे आ गए थे, जिस कारण से वहाँ पे दर्शकों की मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं ज्वार और भाटा की, जिसे इंग्लिश में टाइड बोलते हैं। तो टाइड किसे कहा जाता है? तो अगर आपको ये याद रखना, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब ये ज्वार जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल के बड़े हिस्से तक डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। मतलब जल का जो ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और जब जल नीचे गिरता है, निम्नतम स्तर तक आता है, तो उसे भाटा कहा जाता है। तो उठा तो क्या हुआ ज्वार, अगर नीचे गिरा तो क्या हुआ भाटा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। अब हम बात करते हैं ज्वार भाटा 2 टाइप्स के होते हैं। एक आता है आपका लघु ज्वार भाटा और एक आता है बृहद ज्वार भाटा। और ये ज्वार भाटा किस लिए आता है? जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। यहाँ पर देखेंगे हम इसको, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। और ये ज्वार भाटा जो होता है, जब हम पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। अब पृथ्वी का जल चंद्रमा के जब निकट होगा तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी क्या होगी, उसको अपने तरफ खींचेगी, तो जल वहाँ ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। ठीक है, तो इसके कारण ऊंच ज्वार आते हैं। तो ऐसा किस दिन होता है? जिस दिन ऊंच ज्वार भाटा किस दिन आता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या की हम बात करते हैं। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंच ज्वार उठते हैं। इसे बृहद ज्वार कहा जाता है। देखो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सूर्य, यहाँ पे ये सूर्य है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे चंद्रमा बीच में आ गया, यहाँ पे पृथ्वी हमारी। तो सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक सिध में हैं तो इस दिन क्या होगा, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पड़ेगी, इस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। तो ये पूर्णिमा वाला दिन है। और हम जब ये सेकेंड वाला जब बात करते हैं, इस दिन हमारा चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारा कौन सा, बीच में पृथ्वी आगे तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी पर पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ेगी ही नहीं, तो चंद्रमा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो ये हमारा क्या होगा, अमावस्या वाला दिन हुआ। ठीक है, अमावस्या। ठीक है, और ये कौन सा है, पूर्णिमा। तो अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होता है, बृहद ज्वार भाटा आता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है ये अपनी ओर जल को खींचता है, जिस कारण से बृहद ज्वार भाटा आता है। अब हम बात करते हैं एक दिन, अब हमारा लघु ज्वार भाटा किस दिन आता है? तो जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप जल और ज्वार भाटा है, जैसे इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये इसमें छोटा ज्वार भाटा कब आएगा, जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है, चंद्रमा अगर यहाँ है चाहे यहाँ पे है, नीचे है। ठीक है, तब क्या होगा, तीनों एक सिध में नहीं है, तो इस दिन क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम लगता है। तो ऐसे में क्या होगा, तो हमारा इसमें लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो आपको याद होगा, जाए इसमें समझ में आ गया होगा कि बृहद ज्वार भाटा कब आता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बृहद ज्वार भाटा आता है। और लघु ज्वार भाटा कब आता है, जब तीनों एक सिध में नहीं होते, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सिध में नहीं होते, तो लघु ज्वार भाटा आता है। अब हम बात करते हैं जो ज्वार भाटा होता है ये हमारा किस में सहायक होता है, नौ संचालन में सहायक होता है। नौ संचालन मतलब क्या होता है, जो समुद्र में जहाज़ चल रहे होते हैं तो उसको वो जल्दी
तट पर पहुंचा देता है, ये ज्वार भाटा आने का। तो इसमें सहायक होता है, जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है, ऊंच ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है। कैसे? जैसे अब ज्वार भाटा आएगा तो मछलियाँ क्या होती है, वो तट पे आ जाती है। कहाँ आ जाती है? तट के निकट आ जाती है, जिसके मुँह से मछुआरों को मछली पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ज्वार भाटा है ये किस लिए अच्छा भी होता है, तो मछली पकड़ने वालों के लिए सहायक होता है, और जो नौसंचालन है, जो चलाते हैं जहाज़ों को, उसको वो जल्दी पहुंचा देती है किनारे पर। ठीक है, तो इसके लिए भी सहायता ये प्रदान करती हैं। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराएं के बारे में। तो महासागरीय धाराओं के देख लेते हैं, महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं। तो महासागरीय धाराएं नीचे दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं किसे कहा जाता है? तो महासागरीय धाराएं बताओगे, नीचे दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं, जल धाराएं को हम क्या बोलते हैं? महासागरीय धाराएं बोलते हैं। एक निश्चित दिशा में बहती है। आपको याद रखना है, जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो कैसी होती है? गर्म या ठंडी हो सकती हैं। कैसी होगी? गर्म भी होगी, ठंडी भी होगी। गर्म वाली कौन सी होगी? तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये हमारी कौन सी है? पृथ्वी है। भूमध्य रेखा के पास ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी, आपको यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या आता है? ये वाला जो है एरिया, ये गर्म वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। अब सीधी पड़ेगी तो यहाँ से जो धारा जाएगी वो कैसे जाएगी? गर्म जल धारा जाएगी। और यहाँ पे क्या है? ठंडी है ज़्यादा ध्रुव पे, तो यहाँ से जो धारा आएगी वो कैसे आएगी? ठंडी जल धारा आएगी। तो वही है, इसमें महासागरीय धाराएं में भी ठंडी और गर्म जल धाराएं होती है, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। भूमध्य सागर की जगह से उत्पन्न होती है। जो भूमध्य सागर कह रहा हूँ कि भूमध्य रेखा के पास से जो उत्पन्न होती है वो गर्म जलधारा होगी, और जो आपके नॉर्थ पोल या साउथ पोल से उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? ध्रुव से जो उत्पन्न होती है वो कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा कहाँ से उत्पन्न होती है। गर्म जलधारा कहाँ से उत्पन्न होती है? यहाँ से भूमध्य वाले रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आप बात कर लो। और जो हमारा जो ठंडी जलधारा है वो कहाँ से होगी? ध्रुव से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो महासागरीय धाराएं कैसी हो सकती है? ठंडी और गर्म हो सकती है। अब गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती है। देखो यहाँ पे भूमध्य रेखा है, यहाँ से जो निकट उत्पन्न होगी ये वाली, ये कैसी है? गर्म जलधारा होगी। कैसी होगी? गर्म। ये कैसी होगी? गर्म जलधारा। इसको ऐसे आप लिख सकते हो, ये कैसी होगी? गर्म जलधारा। और यहाँ से जो उत्पन्न होगी ये वाले ठंडी जलधारा। ये वाला था, ये कौन सी है आपके? ठंडी जलधारा। ठीक है, ठंडी जलधारा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठंडी जलधारा हमें समझ में आ गया। तो अब एक यहाँ पे देखते हैं, जो अब यहाँ पे देखोगे ध्रुव की ओर से प्रवाहित होती है वो कैसी है? ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो लेब्राडोर है, लेब्राडोर ये जलधारा का नाम है, लेब्राडोर। ये महासागरीय धाराएं शीतल धाराएं, जलधाराएं होती है, ठंडी जलधारा होती है। और गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधाराएं होती है। तो लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। इसको याद रखना आप। अब हम देखते हैं, अब ये जो यहाँ पे लिखा है आगे देखते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धारा जो जल धाराएं हैं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जो महासागरीय धाराएं होती है जिधर से होकर गुजरती हैं वहाँ का जो स्थल होगा वो कैसा होगा? गर्म हो जाएगा। और जो ठंडी जल धारा जिधर से गुजरेगी वहाँ का जो उससे जो लगा क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? ठंडा हो जाएगा। अब ये जो गर्म जल धारा है और ठंडी जल धारा जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर लिखा है जिस स्थान पर गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा मिलती है वो विश्व भर का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है। मतलब वहाँ पे मछली वाला क्षेत्र काफ़ी होता है, वहाँ पर ज़्यादा मछली होती है।
किस कारण से? क्योंकि वहाँ पे एक प्लैंक बनता है हमारा, ठीक है, और जो कि मछलियों के खाने का सामान होता है। तो ये आपका यहाँ पे होगा, मछलियाँ ज़्यादा होती है यहाँ पर, आपको केवल ये याद रखना है। तो आपको इसमें क्या याद रखेंगे, जो जलधारा है, जलधारा कहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जलधारा की बात करेंगे, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं, इसको याद रखेंगे। धाराएं दो प्रकार की होती है महासागरीय धाराएं, एक होती है गर्म और ठंडी। गर्म जलधाराएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा से। और शीतल धाराएं कहाँ से उत्पन्न होती है? ठंडी जलधाराएं तो ध्रुव से उत्पन्न होती है। जो गर्म जलधाराएं हैं उसका नाम बताओ, तो गल्फ स्ट्रीम है। और ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर है, ठीक है। जो गर्म जलधाराएं और जो ठंडी जलधाराएं हैं, दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पर मछलियों का सर्वोत्तम उत्पादक क्षेत्र वो माना जाता है। सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है हमारा वो, क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आते हम, यहाँ पे बहुत सारी जलधाराएं हैं। तो आपको यहाँ पर देखो शीत धाराएं हैं। तो शीत धाराएं की हम बात करते हैं, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला एरिया आपको, ये भूमध्य रेखा वाला एरिया है, बीचों बीच से गुजर रही है भूमध्य रेखा। अब यहाँ से जो भी धाराएं उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? आपकी गर्म जलधाराएं, ठीक है। तो गर्म जलधारा को यहाँ पे हमने कोष्ण धारा लिखा है, उस मतलब ये गर्म जलधारा है। तो जितने भी रेड वाली है ये सभी गर्म जलधारा। देखो यहाँ से जो धाराएं उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर देखो विषुवत रेखा से यहाँ से ये देखो, ये सब जितनी जा रही है ये सब यहाँ पर गर्म जलधारा है। ये गल्फ स्ट्रीम जा रही है यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे और वही यहाँ पर देखो ये आ रही है यहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ से आ रही है कैनरी धारा। तो ये कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। इसमें भी यहाँ पर देखो क्यूरोसियो, यहाँ पर क्यूरोसियो धारा जा रही है ये वाली। तो ये कैसी है? ठंडी गर्म जलधारा है। यहाँ पे आयोसिया धारा आ रही है ये वाली, ये ब्लू लाइन वाली। तो ये कैसी धारा है? ये ठंडी धारा है। फिर इधर भी हम देखेंगे, ये वाली जितनी भी है यहाँ पे ब्राज़ीलियन धारा, ये वाली रेड वाली ब्राज़ीलियन धारा गर्म जलधारा है। यहाँ पे देखो ये वाली जो जलधारा है, कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। विषुवतीय विपरीत धारा, हमबोल्ट को देख लो, हमबोल्ट पेरू जलधारा। यहाँ पर देखो ये वाली जो जा रही है, ये वाली, ये ब्लू लाइन वाली इधर से जा रही है। तो ये कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा है। यहाँ पे देखो फाकलैंड जलधारा, ये भी कैसी? ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला धारा, ये भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। ब्राज़ीलियन धारा, ये कैसी? गर्म जलधारा है। यहाँ पर देख लो ओगलास जलधारा, ये भी कैसी? गर्म जलधारा है। यहाँ पर देखोगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये कैसी? ठंडी जलधारा। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कौन जो धाराएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कि भूमध्य रेखा से उत्पन्न होगी वो कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा। और अगर ध्रुव से उत्पन्न हो रही है तो ठंडी जलधारा है। तो आपको इसमें दो ही याद रखना, हालांकि इतनी जलधारा आपको याद नहीं रखनी है। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कैसे याद होगी? कि एक लेब्राडोर याद रखना है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे। और जहाँ पे जो जलधारा मिलती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, वहाँ पे मछलियों वाला क्षेत्र होता है। और गर्म जलधारा ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती है, एक ये भी है कि वहाँ पर क्या होता है? कुहारे वाला मौसम, कुहरे वाला मौसम, मतलब कुहरा टाइप का लगा होता है, जो कि नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करती है। बस इतना ही याद रखना। आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको देखो क्वेश्चन क्या करना है, वर्षण किसे कहते हैं, वर्षण क्या है, तो इसको हम देखेंगे। जल चक्र क्या है, इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।